हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में सीडीपी से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऑप्शन है योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, सत्ता की चाह। आपको सही प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए से हो जाएगा योग्यता की चाह छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन है संवेदी चालक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, अमूर्त सक्रियात्मक। संवेदी चालक जन्म से 2 वर्ष होता है, पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और अमूर्त सक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी से हो जाएगा, पूर्व सक्रियात्मक। इस अवस्था के बच्चे ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय होती है, क्रियाएं बदलता है। बच्चों के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है। अगला प्रश्न, लेव वाइगोस्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। यह जेडपीडी से प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा जिसे हम घर की भाषा भी बोलते हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा मातृभाषा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। ऑप्शन सी से हो जाएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। अगला प्रश्न, प्रतिभावान विद्यार्थी ऑप्शन है जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। प्रश्न पूछा है किससे बचना चाहिए। ऑप्शन है उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर आगे बढ़े, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। प्रश्न पूछा है किससे बचना चाहिए। शिक्षक को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय सबसे पहले सरल अवधारणा को प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन ऑप्शन सी उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए शिक्षक को इससे बचना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। प्रेरणा 2 प्रकार का होता है, एक प्रेरणा होता है बाह्य और एक होता है आंतरिक। आंतरिक प्रेरणा वह होता है जब आप कुछ सीखने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य प्रेरणा वह होता है जब आप दंड से बचने के लिए या पुरस्कार पाने की लालच में कोई कार्य करते हैं। इस प्रश्न में आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण पूछा है। ऑप्शन है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है, मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। यह बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है, मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। यह भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है, मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। यह भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है। ऑप्शन है किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान, परिवार। बच्चा सबसे पहले समाजीकरण अपने घर से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, एक्टिव लर्नर है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? प्रश्न हमसे गलत कथन पूछा है। ऑप्शन है विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में आपके सामने दो कथन है, कथन ए और कथन आर। आपको दोनों कथन को ध्यान से पढ़ना है और सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कथन ए है शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन आर है अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? ऑप्शन ए शैशव अवस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देता है। शैशव अवस्था की आयु होता है जन्म से 2 वर्ष, पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और अमूर्त सक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष होता है। आपको सही मिलान बताना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है यानी क्लासिफिकेशन कर सकता है। इसकी आयु 7 से 11 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। ऑप्शन है प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक। ऑप्शन डी से हो जाएगा अंतःवैयक्तिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? पठन वैकल्य मतलब डिस्लेक्सिया की पहचान है। ऑप्शन है बी को डी के रूप में पढ़ना, 21 को 12 के रूप में पढ़ना, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना, अपमानजनक व्यवहार। पठन वैकल्य की पहचान पूछा है। ऑप्शन ए से हो जाएगा बी को डी के रूप में पढ़ना। अगला प्रश्न, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? ऑप्शन है व्यवहारवादी, अनुकरण करके सीखना, सामाजिक संरचनावादी, प्रतिपादक शिक्षण। ऑप्शन सी से हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? हमसे नहीं है पूछा है। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। हमसे बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं पूछा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? ऑप्शन है लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, B.F. स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन ए से हो जाएगा लेव वाइगोस्की। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है, वह शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। अगला प्रश्न, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को, ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव की उपेक्षा करनी चाहिए, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए,
सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठचर्या को लागू करना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? ऑप्शन है उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, उनसे सफलता की कम उम्मीदें रखें। अगला प्रश्न, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? ऑप्शन है प्रतिपादक शिक्षण, पूछताछ आधारित शिक्षा, शिक्षण की व्याख्यान विधि, रटकर याद करना। ऑप्शन बी से हो जाएगा पूछताछ आधारित शिक्षा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न हमसे गलत कथन पूछा है। ऑप्शन है विकास अनुमानसिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। प्रश्न हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन सी से हो जाएगा विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। ये गलत है। हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, सबका विकास दर अलग होता है। किसी का लंबाई पहले बढ़ता है और किसी का लंबाई बाद में बढ़ता है। अगला प्रश्न, A9 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्बलन, परिपक्वता, प्रतीकवाद। ऑप्शन ए से हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? प्रश्न हमसे पूछा है कौन समावेशन में बाधक है। ऑप्शन है कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित हो, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। प्रश्न से बाधक है पूछा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? इस प्रश्न में भी नहीं है पूछा है। ऑप्शन है बोरियत, तनाव, जिज्ञासा, भय। ऑप्शन सी से हो जाएगा जिज्ञासा। अगला प्रश्न, अधिगम असहायता यानी अधिगम लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय है, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। अगला प्रश्न, मध्य बाल अवस्था का काल क्या है? ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 वर्ष और उससे अधिक। मध्य बाल अवस्था 6 से 11 वर्ष, कहीं कहीं 6 से 12 वर्ष भी लिखा रहता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा और पूर्व बाल अवस्था 3 से 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के साधन, परिवार। ऑप्शन डी से हो जाएगा परिवार। अगला प्रश्न, एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है, बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। अगला प्रश्न, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ऑप्शन है विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके, परीक्षा के लिए सीखना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना। बी ऑप्शन है स्वलीनता,
कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना। ऑप्शन सी पठन वैकल्य उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना। ऑप्शन डी वाक हानि धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। आपको सही युग्म बताना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा वाक हानि धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। अगला प्रश्न, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है? ऑप्शन है उच्च क्रम चिंतन कौशल, निचले क्रम की कौशल, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा उच्च क्रम के चिंतन कौशल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अगला प्रश्न, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? ऑप्शन है असफलता का डर, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सफलता के लिए इनाम, प्रतिस्पर्धा की भावना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? ऑप्शन है प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, संरक्षण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्रतीकात्मक खेल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? प्रश्न हमसे नहीं है पूछा है। ऑप्शन है निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। अगला प्रश्न, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? ऑप्शन है शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा शिक्षा में समानता। अगला प्रश्न, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, अविचारिक सोच सीखने के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। अगला प्रश्न, एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? ऑप्शन है एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। अगला प्रश्न, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? ऑप्शन ए एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित रखकर, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी से हो जाएगा विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, मानक वर्ग में बच्चों की लेबलिंग करना, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। प्रश्न पूछा है मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी सही हो जाएगा अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। अगला प्रश्न, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? प्रश्न पूछा है किससे बचना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करने से शिक्षक को बचना चाहिए। अगला प्रश्न, एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण, उनकी संस्कृति में प्रचलित आदि रूप। प्रश्न पूछा है किससे बचना चाहिए? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण। अगला प्रश्न, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन, युवा अवस्था। जन्म पूर्व का समय ये गर्भाधान की अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था 3 से 6 वर्ष होता है, मध्य बचपन हमारा 6 से 12 वर्ष होता है, युवा अवस्था 12 से 18 वर्ष होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था 3 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? ऑप्शन है निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। ऑप्शन डी से हो जाएगा, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। अगला प्रश्न, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, आत्मपराजित लक्ष्य। ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। अगला प्रश्न, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? ऑप्शन है व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, पुनरावृत्त यथवंत अभ्यास द्वारा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? प्रश्न हमसे नहीं है पूछा है। ऑप्शन है अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, रटना, इशारे एवं संकेत, सहपाठियों संग साझा शिक्षण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रटना। अगला प्रश्न, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों, यहाँ क्या होगा, अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है? ऑप्शन है मानसिक क्षति, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अभिसारी सोच, अपसारी सोच। ऑप्शन डी से हो जाएगा, अपसारी सोच। अगला प्रश्न, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रदायों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। प्रश्न है, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रदायों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? पहला कथन है विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, दूसरा कथन है विद्यालय की पाठचर्या के लचीलापन में वृद्धि, तीसरा कथन है रटंत अधिगम को महत्व देना, चौथा कथन है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। आपको चारों कथन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कौन कौन कथन सही होगा। पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है और चौथा कथन सही है, यानी पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देता है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, अंक उन्मुख होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। अगला प्रश्न, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? ऑप्शन है जेंडर सशक्तता, जेंडर पक्षपात, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर धमकी। जब भी आप किसी एक तरफ झुके हों, लड़का या लड़की की तरफ, वह जेंडर पक्षपात होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि
बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, बच्चों के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। अगला प्रश्न, गुडज वैकल सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है गति विषयक आवश्यकता से, दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रभाविता से, सांगीतिक योग्यता से, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? ऑप्शन है बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा, अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा, बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला कथन है अभिप्रेरणा, दूसरा कथन है सामाजिक संदर्भ, तीसरा कथन है संवेग और चौथा कथन है समाज शिक्षा शास्त्रीय उपागम। आपको चारों कथन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कौन कौन कथन सही होगा। ये चारों कथन ही सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल अनुमानसिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, अनुमानसिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए सभी विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? ऑप्शन है जेंडर अस्थायित्व, जेंडर पहचान, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िबद्धता। ऑप्शन डी से हो जाएगा जेंडर रूढ़िबद्धता। अगला प्रश्न, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन। आपको तीनों में से बताना है समालोचनात्मक चिंतन में क्या क्या शामिल है। ये तीनों ही शामिल हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता, एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधोगामी सिद्धांत। अगला प्रश्न, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन है ले वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, जेरोम बुनुर का रचनावाद, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऑप्शन ए से हो जाएगा ले वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद। अगला प्रश्न, प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? ऑप्शन है आत्म केंद्रीकरण, बाह्य प्रेरणा, सृजनात्मकता, कार्यात्मक अटलता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सृजनात्मकता। अगला प्रश्न, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? पहला है कलन विधि, दूसरा कथन है अन्वेषण, तीसरा कथन है बिना क्रोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव और चौथा कथन है प्रयाकार्यात्मक आबद्धता। पहला सही है और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है। विकास परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से अनुमानसिकता से योजनाबद्ध है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विकास परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिनवीकरण, कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरण। ऑप्शन सी से हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कौशल उस श्रेणी चिंतन नहीं है? हमसे नहीं है पूछा है। ऑप्शन है विशेषण, निरूपण, रचना, प्रत्यास्मरण। ऑप्शन डी से हो जाएगा प्रत्यास्मरण। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? विविधता को सराहना और महत्व देना, सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, शारीरिक सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। प्रश्न हमसे नहीं है पूछा है। ऑप्शन डी से हो जाएगा श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। अगला प्रश्न, अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? ऑप्शन है सामाजिक संरचनावादी, व्यक्तिक संरचनावादी, परंपरागत कक्षा, बहुभाषीय कक्षा। ऑप्शन ए से हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। प्रश्न हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन डी से हो जाएगा बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। अगला प्रश्न, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन बी से हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अगला प्रश्न, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, डैश कहलाती है? वाचन वैकल्य, स्वलीनता, अधिगम असहायता, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार। ऑप्शन ए से हो जाएगा वाचन वैकल्य। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? अमेरिका की राजधानी क्या है? मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन सी से हो जाएगा 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? अगला प्रश्न, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए। उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना छोड़ ना दे। उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए। शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्य अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। ऑप्शन ए से हो जाएगा प्रारंभिक बाल्य अवस्था 2 से 6 वर्ष भी होता है और कहीं कहीं 3 से 6 वर्ष भी लिखा रहता है। और मध्य बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष होता है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष होता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बता चुके हैं। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, संक्रामक अनुमान एवं क्रमबद्धता।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। अगला प्रश्न, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व, जहां तक तो संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव पर बल, कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना। प्रश्न हमसे पूछा है कौन जोखिम वाला है कथन? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। अगला प्रश्न, आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को भययुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी से हो जाएगा, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। अगला प्रश्न, कथन ए है, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। कथन आर है, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है? ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना, जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक, अच्छे अंक लाने का दबाव। ऑप्शन सी से हो जाएगा, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। अगला प्रश्न, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक। ऑप्शन सी शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बालक का विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है केंद्रीकरण, जीववाद, क्रमबद्धता, वर्ग समावेशन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केंद्रीकरण। अगला प्रश्न, जेंडर जन्म के समय निर्धारित होता है, अनुवांशिक विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, एक आंतरिक गुण है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ऑप्शन सी से हो जाएगा, दंड और आज्ञा पालन। अगला प्रश्न, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं? ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। संवेदी चालक जन्म से 2 वर्ष होता है, पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और अमूर्त सक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी से हो जाएगा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? पठन वैकल्य, आलेख वैकल्य, गणन वैकल्य, ध्यान एवं अति सक्रियता विकार।
ऑप्शन बी से हो जाएगा आलेख वैकल्य। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन। ऑप्शन ए से हो जाएगा अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। ऑप्शन बी से हो जाएगा साथियों के साथ बातचीत करके। अगला प्रश्न, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, निष्क्रिय रटन पत्तियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन सी से हो जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला प्रश्न, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौका देता है। यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। अगला प्रश्न, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष 6 से 12 वर्ष किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। लिख देते हैं शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए ले वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? प्रश्न पूछा है किसके प्रयोग से बचना चाहिए। ऑप्शन है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, शिक्षार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग। ऑप्शन सी से हो जाएगा अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, इससे शिक्षक को बचना चाहिए। अगला प्रश्न, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, ले वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन बी से हो जाएगा हावर्ड गार्डनर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को पहला कथन है केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, दूसरा कथन है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, तीसरा कथन है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, चौथा कथन है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। आपको चारों कथन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कौन कौन कथन सही होगा। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है और चौथा कथन सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक दृष्टि बाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? प्रश्न हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन है स्पर्शिक ग्लोब, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, दृश्यपट पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। ऑप्शन बी से हो जाएगा छोटी अक्षरों वाली पुस्तकें। अगला प्रश्न, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। आपको बताना है एक सृजनात्मक बालक में इनमें से कौन कौन गुण मौजूद होंगे। केवल दूसरा नहीं होगा, पहला सही हो जाएगा, तीसरा सही होगा और चौथा सही होगा। ये तीनों ही गुण मौजूद होंगे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण, विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत,
मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? ऑप्शन ए, अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक को यंत्रवाद याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी, कक्षा कक्ष में बच्चे के पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, अनुमानसिकता और निष्पादन, अनुमानसिकता और वातावरण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संज्ञान और संवेग। अगला प्रश्न, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, किसी व्यक्ति का केवल अनुवांशिक ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक। ऑप्शन ए से हो जाएगा, अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। अगला प्रश्न, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? स्थानिक संबंध बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन बी से हो जाएगा, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अगला प्रश्न, एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति डैश कहलाती है? खंडीकरण, कूटलेखन, स्वागीकरण, अनुकूलन। ऑप्शन ए से हो जाएगा, खंडीकरण। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। ऑप्शन ए से हो जाएगा, बहुभाषावाद। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, अन्वय मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम। ऑप्शन ए से हो जाएगा, लचीला शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रटकर याद रखना। ऑप्शन बी से हो जाएगा, करके सीखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? प्रश्न हमसे नहीं पूछा है। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। ऑप्शन बी से हो जाएगा, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा? मध्य बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष होता है। ऑप्शन है, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। ऑप्शन बी से हो जाएगा, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है? गतिशील और लचीला, संरचित और अन्वय, सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी, यांत्रिक और व्यवहारवादी। ऑप्शन ए से हो जाएगा, गतिशील और लचीला। अगला प्रश्न, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीला ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है? ऑप्शन है, भाषाई, प्रकृतिवादी, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन ए से हो जाएगा, भाषाई। अगला प्रश्न, एक समावेशी व्यवस्था में कौन
कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। प्रश्न, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। ऑप्शन है अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। ऑप्शन बी से हो जाएगा स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार। अगला प्रश्न, कथन ए है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। कथन आर है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे। आपको दोनों कथन में बताना है कौन कौन कथन सही है। ये दोनों कथन ही सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना, प्रचारित करना। ऑप्शन बी से हो जाएगा पहचानना। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं और प्रश्न हम आगे की वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में टोटल हम 120 प्रश्न किए हैं। आपको बताना है इनमें कितना आपका सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।